हेलो फ्रेंड्स, जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एलटी मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के उद्देश्य से फिर एक नए प्रश्न के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो ये मेरा प्रश्न है फ्रेंड्स, वो पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारक से है। और पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारक में भी प्लेटो से है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगर ये प्रश्न मान लीजिए अगर आपके मेंस एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, आज की इस क्लास में यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। यह दीर्घ उत्तरी का प्रश्न है फ्रेंड्स, और इसको अधिकतम 2 शब्दों में मैं लिख कर बताऊंगा कि अगर यही प्रश्न एग्जाम में आता है तो हम इसका बढ़िया ढंग से कैसे हम इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं ताकि हमको अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, प्रश्न को मैं लिख कर के बताऊं आपको, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिए कि वास्तव में प्लेटो का न्याय सिद्धांत है क्या। एक मोटा मोटा आइडिया जो है अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। अगर प्लेटो के न्याय सिद्धांत को विस्तार में आपको समझना है तो यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पर कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को बहुत ही विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। फिलहाल यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि वास्तव में प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। सेंट्रल आइडिया आपके दिमाग में एक बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेटो यह मानता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में या उसकी आत्मा में 3 तरह के गुण होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में। यानी वो मानता है कि हर व्यक्ति के अंदर जो है वो विवेक, साहस और तीसरा कहो या इसको संयम भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। ये 3 तरह के गुण होते हैं। यानी हर व्यक्ति के अंदर आपको उसके मस्तिष्क कह सकते हो या उसकी आत्मा में कह सकते हो, उसको 3 तरह के गुण मिलेंगे। विवेक उसके अंदर मिलेगा, साहस मिलेगा, तृष्णा मिलेगा, संयम मिलेगा। अब प्लेटो ये कहता है कि व्यक्ति में गुण तो तीनों होंगे, लेकिन उसके अंदर किसी न किसी गुण की प्रधानता होगी। यानी हर व्यक्ति में तीनों में से किसी गुण की प्रधानता होगी, यानी उसके अंदर वो गुण प्रधान होगा। किसी के अंदर विवेक गुण की प्रधानता होगी, किसी के अंदर साहस गुण की प्रधानता होगी, बहुत साहसी होगा, किसी के अंदर का तृष्णा या संयम गुण की प्रधानता होगी। तो अब प्लेटो का यह कहना है कि जो समाज है या राज्य है वो व्यक्ति का ही विराट रूप है। यानी अगर हम व्यक्ति को ही बड़े रूप में समझें तो जैसे व्यक्ति है उसी तरह से राज्य है। व्यक्ति का निर्माण जो है, यानी शरीर का निर्माण जो है अंगों से मिलकर बना है, तो राज्य का निर्माण भी व्यक्तियों से बना है। यानी राज्य क्या है, तो राज्य जो है व्यक्ति का विराट रूप है। यानी कि जो गुण हमको व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं, यही गुण इसी तरह के लोग हमको समाज में भी दिखाई देंगे। यानी हर व्यक्ति में 3 तरह के गुण होते हैं। तो आप ये मानिए कि समाज में भी जितने व्यक्ति हैं सब में 3 तरह के गुण होंगे। और जब सब में 3 तरह के गुण होंगे तो सब में किसी ना किसी गुण की प्रधानता होगी। किसी में विवेक की प्रधानता होगी, किसी में साहस की प्रधानता होगी, किसी में तृष्णा या संयम की प्रधानता होगी। अब देखिए, प्लेटो कहता है कि जितने लोग समाज में ऐसे हैं जिसमें विवेक गुण की प्रधानता है, ऐसे लोगों को मिलाकर के एक ग्रुप बना दीजिए। तो इस ग्रुप को हम कहेंगे शासक वर्ग। क्या कहेंगे? शासक वर्ग। समाज में जितने लोगों में विवेक नामक गुण की प्रधानता है, इनकी मिलाकर के एक कैटेगरी कर दीजिए, तो ये शासक वर्ग हो गया। जिनमें साहस नामक गुण की प्रधानता होती है, समाज में ऐसे लोगों को मिलाकर के एक ग्रुप बना दीजिए, इनका एक कैटेगरी बना दीजिए। तो इसको उसने कहा कि ये सैनिक वर्ग बनेंगे। क्या बनाएगा? सैनिक वर्ग। इसका नाम रखा कि सैनिक वर्ग। और कहा कि समाज के ऐसे लोग जिसमें तृष्णा या संयम की प्रधानता होती है, ऐसे लोगों को मिलाकर के एक ग्रुप बनाइए। इसको उसने कहा उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग। तो व्यक्ति के 3 गुणों में जो आत्मा के 3 गुण थे, इस गुण के अनुरूप समाज में हमको 3 वर्ग दिखाई दिया। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। शासक वर्ग उन लोगों का समूह था जिसमें विवेक गुण की प्रधानता है। सैनिक वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जिसमें साहस नामक गुण की प्रधानता है। उत्पादक वर्ग ऐसे लोगों का समूह है जिसमें तृष्णा या संयम नामक गुण की प्रधानता है। अब तीनों के कार्य अलग अलग हैं।
जो विवेक यानी शासक वर्ग है, इसका मुख्य काम होता है शासन करना। क्या करता है ये? शासन करना। जो सैनिक वर्ग है, इसका काम है देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। और उत्पादक वर्ग जो है, इसका काम है उत्पादन करना, उत्पादन और व्यापार करना। अब इस तरह से हर एक वर्ग का प्लेटो ने कार्य बता दिया। अब अगर इतना समझ गए कि समाज व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण होते हैं, इसी गुणों के अनुरूप समाज में 3 वर्ग हमको दिखाई देते हैं, शासक, सैनिक, उत्पादक वर्ग। तीनों वर्गों के अलग अलग कार्य हैं। शासक वर्ग का काम है शासन करना, सैनिक वर्ग का काम है देश की रक्षा करना, उत्पादक वर्ग का काम है उत्पादन करना, व्यापार करना और इन वर्गों की सेवा करना। तो ये तीनों वर्गों का अलग अलग कार्य है। अब प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो कहता है कि समाज के जो तीनों वर्ग हैं, ये वर्ग अपना अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करें और किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करें। यही प्लेटो के अनुसार न्याय है। यानी समाज का प्रत्येक वर्ग, शासक वर्ग जो है वो निस्वार्थ भाव से शासन करे, जनता की सेवा करे। सैनिक वर्ग जो है अपने प्राणों की बाजी लगाकर के देश की रक्षा करे। उत्पादक वर्ग जो है पसीने की कमाई से जो है इतना उत्पादन करे कि सबकी आवश्यकताओं की, राज्य में जितने लोग हैं सबका पेट भर सके, व्यापार को बढ़ावा दे। तो यदि तीनों वर्ग समाज के ईमानदारी पूर्वक अपना अपना कार्य कर रहे हैं और किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो प्लेटो कहता है कि यही न्याय है। यानी अपना कार्य करना, अपना कार्य प्लस अहस्तक्षेप इक्वल टू न्याय। अपना कार्य करिए, किसी के कार्यों में हस्तक्षेप न करिए, यही न्याय है। इस तरह से प्लेटो जो है समाज में पृथकता द्वारा न्याय की स्थापना करता है, पृथकता द्वारा एकता स्थापित करने का प्रयास करता है, सामंजस्य द्वारा देश में एकता स्थापित करने का प्रयास करता है। अब इसकी कुछ लोग आलोचना करते हैं, इसकी महत्व भी है। तो आपको जो आज का प्रश्न है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो उसमें आपको प्लेटो का न्याय क्या है ये आपको बताया जाएगा। इसके बाद उसकी समालोचना बताई जाएगी। समालोचना यानी सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों बताई जाएगी और निष्कर्ष बताया जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा आपको समझा दिया गया ताकि आपके दिमाग में प्लेटो के न्याय सिद्धांत का सेंट्रल आइडिया हो जाए। सिर्फ इतना ही समझिए कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? समाज का प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करे और किसी के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही प्लेटो के अनुसार न्याय है। तो आइए इस क्वेश्चन को और विस्तार से समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, एलटी मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग टेक्निक, इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप एक अच्छा उत्तर जो है, अगर यही प्रश्न आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे अच्छे ढंग से लिख सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा अंक मिले। ये दीर्घ उत्तरी का प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसके लिए कुल जो है 12 अंक का प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरी का आपको बताया गया था कि दीर्घ उत्तरी का एक प्रश्न जो है 12 अंक का होता है, तो ये भी 12 अंक का ये वाला क्वेश्चन है। समय 9 मिनट रखा गया है। 10 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, तो आप 9 मिनट मान चलिए, क्योंकि 1 मिनट तो सोचने में निकल जाएगा। तो आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 9 मिनट के अंतर्गत एक क्वेश्चन को आप दीर्घ उत्तरी के कर लीजिए। और शब्दों की सीमा जो है अधिकतम 200 शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। तो 200 शब्दों के अंतर्गत इसको समेटने का प्रयास किया गया है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट गिन के रखा गया है, लेकिन यह है कि कोशिश ये की गई है कि 200 शब्दों के अंतर्गत इस प्रश्न को समेट दिया जाए। ठीक है। प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, भूमिका यहाँ पर दिया गया है। भूमिका में हमने कहा था कि 2-3 लाइन का ही भूमिका देना है। तो यहाँ लिखा है कि प्लेटो ने अपनी कृति द रिपब्लिक में अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना करते हुए इसे व्यक्ति और राज्य दोनों का गुण बताया। इसके बाद हम आ गए सीधा मुख्य भाग पर, जो कि है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में पूछा है। तो प्लेटो का न्याय हेडिंग डाल दिया मैंने, और इसमें लिखा कि प्लेटो ने आत्मा को 3 भागों बुद्धि, साहस, तृष्णा यानी वासना में विभाजित किया है। प्लेटो का मानना है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है।
यानी अगर हमको राज्य को समझना है तो हमको व्यक्ति को समझना पड़ेगा, क्योंकि राज्य क्या है, राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। यह जो है इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, इसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह प्लेटो का स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। आगे लिखा गया है, अतः इन तीनों गुणों के अनुरूप वह राज्य को 3 वर्गों में शासक, सैनिक, उत्पादक में विभाजित करता है। यानी कि आत्मा के 3 गुण के अनुसार ही वह राज्य में भी 3 तरह के वर्ग की कल्पना करता है, एक शासक वर्ग, एक सैनिक वर्ग और एक उत्पादक वर्ग। प्लेटो के अनुसार फ्रेंड्स, जब समाज का प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे तो न्याय की स्थापना होती है। तो फ्रेंड्स, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का सार ही यही है कि समाज का जो प्रत्येक वर्ग है, जो समाज में 3 वर्ग हैं, वो अपना अपना कार्य करें और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, तो ये न्याय की स्थापना होती है। यही न्याय है प्लेटो का। अब इसी को जो है एकदम शार्ट में समझ लीजिए, एक सूत्र वाक्य बना करके यहाँ लिख दिया गया है कि अपना कार्य करना, इसको देखिए रेक्टेंगल बना करके उसके अंदर रखा गया है, बीच में प्लस लगाया गया है, यानी अपना कार्य करिए प्लस दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करिए, इस बराबर न्याय। यानी कि अपना कार्य करना, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करना, ये न्याय की स्थापना करता है। ये एक डायग्राम छोटा सा बना दिया गया है। इसके नीचे प्लेटो के न्याय सिद्धांत को दर्शाने वाला एक छोटा सा डायग्राम और बनाया गया है। लेकिन आप ये करिएगा फ्रेंड्स कि ये वाला जो डायग्राम है, इसको, ये वाला जो डायग्राम है, इसको आप नीचे लेके आइएगा। ये वाला डायग्राम, इसको आप रखिएगा इसके नीचे। पहले आप लिखिएगा प्रधान लक्षण, उपयुक्त सद्गुण और सामाजिक वर्ग, ये भी एक डायग्राम है। इसके बाद प्रधान लक्षण में बुद्धि ज्ञान, बुद्धि ज्ञान के लिए उपयुक्त सद्गुण क्या है, विवेक। भावना और मनोवेग, इसके लिए उपयुक्त सद्गुण क्या है, साहस। इच्छा और तृष्णा, इसके लिए उपयुक्त सद्गुण क्या है, संयम। यानी कि अगर समाज में विवेक जिसके अंदर है, ऐसे व्यक्तियों के समूह जो बनता है वो किस वर्ग में जाएगा, शासक वर्ग में। साहस, जिसके अंदर साहस नामक गुण की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्तियों को मिलाकर के समाज में जो वर्ग बनता है वो सैनिक वर्ग है। और जिन व्यक्तियों के अंदर संयम नामक गुण की प्रधानता होती है, ऐसे व्यक्तियों को मिलाकर के जो समाज में वर्ग बनता है वो उत्पादक वर्ग है। इस तरह से समाज में शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, 3 वर्ग बन गया। ये हमने डायग्राम के माध्यम से बता दिया। इसके बाद हम लिखेंगे नीचे कि अपना कार्य करना, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना बराबर न्याय। ये डायग्राम आप यहाँ बनाइएगा, इसके नीचे। हमने ऊपर बना दिया, लेकिन हम यहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ आप डायग्राम रखेंगे तो एकदम अच्छा लगेगा। इसको लिखने के बाद कि जब समाज का प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करे और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करे, न्याय की स्थापना होती है। इसके बाद आपने ये डायग्राम बना दिया और अंत में आपने लिख दिया अपना कार्य करना, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करना बराबर न्याय। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके विषय पर पकड़ है और आप इसको अच्छे से व्यक्त कर ले रहे हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत वास्तव में है क्या। ठीक है। इसके बाद देखिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। क्योंकि समालोचना पूछना है तो समालोचना में हम क्या क्या बताएंगे, समालोचना में हम इसकी आलोचना बताएंगे और इसके महत्व को भी दर्शाएंगे। समालोचना के अंतर्गत पक्ष विपक्ष दोनों आता है, यानी उसकी आलोचना भी आएगी, उसकी महत्व भी आएगा, उसके सकारात्मक पक्ष भी आएंगे, उसके नकारात्मक पक्ष भी आएंगे। तो सबसे पहले हम नकारात्मक पक्ष से शुरुआत करते हैं, यानी आलोचना शुरुआत करते हैं। तो हमने आलोचना यहाँ 5 लिख दिया है। आप चाहें तो यहाँ 3 4 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है। तो आलोचना में देखिए छोटा सा डायग्राम बना के लिख दिया गया। सिद्धांत जो है आदर्शवादी है, व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार में इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है, जैसा कि प्लेटो ने कहा था कि व्यक्ति में 3 गुण होते हैं और उसमें से एक गुण की प्रधानता होती है। तो आलोचक कहते हैं कि गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है, केवल कर्तव्यों पर ही बल दिया गया है, अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्लेटो ये कहता है कि प्रत्येक वर्ग जो है वो अपना कार्य करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, तो यही न्याय की स्थापना होगी, यही न्याय है। तो आलोचक ये कहते हैं कि इसमें केवल कर्तव्यों की बात कही गई है, अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो कि गलत बात है। अगला है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता गौण हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति जो है एक निश्चित कार्य में ही बंध हो जाता है। वो शासक वर्ग से आएगा तो केवल देश में शासन करने का कार्य करेगा, सैनिक वर्ग से आएगा तो केवल रक्षा करने का कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग से आएगा तो केवल अनाज पैदा करेगा, अन्य लोगों की सेवा करेगा। तो आलोचक ये कहते हैं कि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता गौण हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को एक सीमित दायरे में बांध दिया जाता है। एक वर्ग में हो, उसी वर्ग के अनुसार जो निर्धारित कार्य है वही करिए आप, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कार्ल पापर ने इसे सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति का बताया, यानी कार्ल पापर एक विद्वान थे, इनका नाम लेकर के हमने बता दिया कि ये जो है इसके न्याय सिद्धांत को सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति का बताया।
तो यहाँ पर हमने 5 जो है पॉइंट लिख दिए आलोचना में। महत्व में हम इनके 3 पॉइंट लिख दिए हैं कि प्लेटो जो है कि न्याय सिद्धांत का महत्व क्या है। तो प्लेटो जो है इस न्याय सिद्धांत के माध्यम से समाज में सामंजस्य स्थापित करना चाहता था और इस सामंजस्य के द्वारा समाज में एकता स्थापित करना चाहता था, यानी सामंजस्य द्वारा समाज में एकता स्थापित करना। न्याय को नैतिक और आंतरिक गुण के रूप में प्रस्तुत करना। देखिए प्लेटो ने जो है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिक है, वो कानूनी अवधारणा नहीं है। तो प्लेटो ने जो है न्याय को नैतिक और आंतरिक गुण के रूप में प्रस्तुत किया, ये उसके महत्व में हम लिखेंगे। और कर्तव्य आधारित व्यवस्था से समाज में स्थिरता लाने का उसने समर्थन किया कि हर व्यक्ति यदि अपने कर्तव्य का पालन करे तो समाज जो है स्थिर रहेगा, समाज में कोई विवाद नहीं होगा। क्योंकि जब गांधी जी ने कहा था कर्तव्य करिए अधिकार अपने आप मिल जाएगा, तो उसी चीज़ पर प्लेटो ने भी जोर दिया जो कि कर्तव्य आधारित व्यवस्था से समाज में वो स्थिरता लाने का समर्थन करता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम निष्कर्ष की तरफ आते हैं, क्योंकि समालोचना हो गया, समालोचना में हमने आलोचना और उसके महत्व को बता दिया। अब हम निष्कर्ष में आएंगे तो हम निष्कर्ष को बहुत सधे हुए शब्दों में लिखेंगे, जिसमें उसके पक्ष और विपक्ष को मिलाते हुए एक संतुलित निष्कर्ष निकालेंगे, जिसमें हमने लिखा है कि यद्यपि प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक आदर्श और सामाजिक समन्वय पर आधारित है, फिर भी इसकी कठोर संरचना और अव्यवहारिकता के कारण यह आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से पूर्णतः सामंजस्य नहीं बैठाता है। इस तरह से हमने एक संतुलित निष्कर्ष निकाल दिया है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आपका प्लेटो के न्याय सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, आपको कैसे लिखना है ये आपको बता दिया गया है। आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, अगर इससे भी अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आप वो भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भूमिका में लिखा है कि प्लेटो ने अपनी कृति द रिपब्लिक में अपने न्याय सिद्धांत की विवेचना करते हुए इसे व्यक्ति और राज्य दोनों का गुण बताया। हेडिंग डालेंगे प्लेटो का न्याय, इसमें लिखेंगे कि प्लेटो ने आत्मा को 3 भागों में बुद्धि, साहस और तृष्णा में विभाजित किया है। प्लेटो का मानना है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है, अतः इन 3 गुणों के अनुरूप वह राज्य को 3 वर्गों शासक, सैनिक और उत्पादक में विभाजित किया है। इसके बाद प्लेटो कहता है कि जब समाज का प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे तो न्याय की स्थापना होती है। ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे प्रधान लक्षण, उपयुक्त सद्गुण और सामाजिक वर्ग। प्रधान लक्षण में लिखेंगे बुद्धि, ज्ञान, उसके लिए उपयुक्त सद्गुण क्या है, विवेक, और उससे जो वर्ग बनता है उस वर्ग को हम कहेंगे शासक वर्ग। दूसरा जो लक्षण है भावना या मनोवेग, इसके लिए सद्गुण है साहस, और इससे जो सामाजिक वर्ग बनेगा वो सैनिक वर्ग है। तीसरा है इच्छा और तृष्णा, इसके लिए उपयुक्त सद्गुण है संयम, और इससे जो सामाजिक वर्ग बनेगा वो है उत्पादक वर्ग। इस डायग्राम को बनाने के बाद हम नीचे ये वाला डायग्राम बनाएंगे, जिसमें लिखेंगे अपना कार्य करना, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना बराबर न्याय। इतना लिखने के बाद हम आलोचना डालेंगे और लिखेंगे सिद्धांत आदर्शवादी है, व्यवहारिक नहीं है। दूसरा बताएंगे गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। तीसरा बताएंगे कि केवल कर्तव्यों पर बल, अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और चौथा है व्यक्ति की स्वतंत्रता गौण हो जाती है। और पांचवा जो कार्ल पॉपर ने इसे सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति का बताया है। इसके बाद हम इसका महत्व बताएंगे, क्योंकि हमको समालोचना लिखना है तो इसमें पक्ष विपक्ष दोनों लिखेंगे। महत्व बताएंगे सामंजस्य द्वारा समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। न्याय को नैतिक और आंतरिक गुण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कर्तव्य आधारित व्यवस्था से स्थिरता का समर्थन किया गया है। इसके बाद हम संतुलित रूप में निष्कर्ष लिखेंगे, जिसमें हम लिख रहे हैं यद्यपि प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक आदर्श और सामाजिक समन्वय पर आधारित है, फिर भी इसकी कठोर संरचना और अव्यवहारिकता के कारण यह आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से पूर्णतः सामंजस्य नहीं बैठाता। तो फ्रेंड्स, यह था प्लेटो के न्याय सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण। अब इससे कुछ और भी महत्वपूर्ण प्लेटो के न्याय सिद्धांत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि परीक्षा में इससे पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उसको भी देख लीजिएगा। यदि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आप समझ रहे हैं तो फिर प्रश्न कितना भी घुमाए आप क्वेश्चन सही कर देंगे। प्रश्न वही है, केवल घुमा करके पूछा गया है। तो आप देख लीजिए कितने तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, सीधे सीधे पूछ सकता है। या प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है स्पष्ट कीजिए, सीधे पूछेगा आपसे। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये क्वेश्चन अभी आपको बता ही दिया गया है। इसके अलावा प्लेटो के न्याय और आदर्श राज्य का संबंध स्पष्ट कीजिए, इसमें प्लेटो का न्याय बताना है। प्लेटो का न्याय और आदर्श राज्य, जो प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की है, उसका संबंध इससे स्पष्ट करना है।
पांचवा है प्लेटो के न्याय सिद्धांत में वर्ग व्यवस्था का क्या महत्व है, इसमें बताना है आपको, प्लेटो का न्याय सिद्धांत बताना है। इसके बाद जो उसने वर्गीकरण किया, समाज में 3 वर्ग की कल्पना की है, इसका समाज में क्या महत्व है, इसको आपको दर्शाना है। छठवां बता रहा है क्या प्लेटो का न्याय सिद्धांत साम्यवाद का समर्थन करता है, इसका विवेचना कीजिए। तो यहाँ आपको उसके न्याय सिद्धांत के माध्यम से आपको बताना है क्या ये साम्यवाद का समर्थन करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो उसके पक्ष में तर्क देना है, नहीं करता है तो उसके पक्ष में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद बताना है आपको जो अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको टाइप नहीं हो पाया है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिए कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आधुनिक प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। यानी प्लेटो के न्याय सिद्धांत क्या आधुनिक रूप में, आधुनिक युग में प्रासंगिक है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे है, इस पर आपको प्रकाश डालना है। तो इस तरह से ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत से बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से प्लेटो के न्याय सिद्धांत के समालोचनात्मक परीक्षण के माध्यम से प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आपको समझाने और बताने का प्रयास किया गया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बता दिया गया है। आप इन क्वेश्चनों का भी प्रयास कर सकते हैं लिखने का। मेन थॉट यही रहेगा, क्वेश्चन के प्रकृति के अनुसार इसके आगे पीछे बदलते रहेंगे, इसलिए अन्य प्रश्नों में जो चेंजिंग है, जैसे इसकी प्रासंगिकता है कि वर्तमान समय में प्लेटो के न्याय की प्रासंगिकता क्या है, तो प्लेटो का न्याय संक्षिप्त बताएंगे, इसके बाद वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है उसको बताएंगे। तो न्याय वाला जो है यहाँ तक तो आपको पूरा ले ही लेंगे, जहाँ तक उसकी न्याय की स्थापना है ये आपकी भूमिका चल जाएगी। इसके बाद ये जो है सद्गुण वाला यहाँ तक आपका चल जाएगा पूरा, यहाँ तक आपका पूरा चल जाएगा, ये हर क्वेश्चन में चला जाएगा। इसके बाद जो पूछ रहा है उसको आपको बताना है। समालोचना पूछ रहा है तो आलोचना महत्व बताना है, प्रासंगिकता पूछ रहा है तो प्रासंगिकता बताना है, और निष्कर्ष को उसी के रूप ढाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कॉमन चीज़ें हैं वो यहाँ तक आप कॉमन चीज़ें में लिख सकते हैं। यहाँ तक अगर आप याद किए हैं तो हर क्वेश्चन में इसको आप बैठा सकते हैं। इसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, जिस हिसाब से पूछेगा उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यह क्लास समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ आपको बताने और समझाने का इसमें प्रयास किया गया है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं? तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए।